अभी रात के 10 बज चुके थे और मैं सबके खाना खाने के बाद सिंक में रखे हुए झूठे बर्तन साफ कर रही थी। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। मुझे अचानक ही ध्यान आया कि अरे आज तो मैं छत पर से कपड़े ही नहीं लाई हूँ। मैंने बर्तन धोना छोड़ दिया और जल्दी से अपने हाथ पोंछे और छत की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर चली गई। मैंने जल्दी से सभी कपड़े समेट और छत पर ही बने हुए एक कमरे में उन कपड़ों को रखने के लिए गई। तभी मुझे लगा कि मेरी ननद इस अंधेर कमरे में किससे बात कर रही है। उस रूम की लाइट भी ऑफ थी। बारिश की वजह से जो कपड़े गीले हो गए थे, मुझे उन्हें फैलाना था, इसलिए मैंने लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन करते ही जब उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने उससे पूछा, सवरा तुम इस वक्त छत पर क्या कर रही हो? उसने बोला, कुछ नहीं भाभी, मेरे दोस्त का फ़ोन था। बारिश की वजह से नीचे नेटवर्क नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं यहाँ आकर बात कर रही हूँ। उसने नज़र चुराते हुए और घबराते हुए बोला। मैंने उस वक्त उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। 4 दिन बाद ही मेरे देवर सूरज की शादी थी। घर में कोई भी इस शादी के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लड़की हमारी जात बिरादरी की नहीं थी। वह उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहां सूरज और सौरा दोनों पढ़ते थे। सूरज को वह लड़की बहुत पसंद थी और दोनों पिछले 1 साल से एक दूसरे को जानते थे। उसकी लाख कोशिश के बाद भी सास ससुर और स्वयं मेरे पति इस रिश्ते के लिए इनकार कर रहे थे। जब सूरज को लगा कि घर में कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा है तो उसने धमकी दिया कि अगर उसकी शादी सीमा से नहीं तय हुई तो वह घर छोड़कर चला जाएगा। मेरे ससुर ने सोचा जवान लड़का है, कहीं सचमुच घर छोड़कर ना चला जाए, इसलिए मजबूरन उन्हें अपने बेटे की बात माननी पड़ी। अब सभी मिलकर एक दिन लड़की को देखने गए हैं। वह बहुत ही खूबसूरत है। उससे बातचीत करने के बाद मेरा मन भी गदगद हो गया। जल्द ही वह हमारे घर पर मेरी देवरानी बनकर आ गई। वह आई तो मैंने देखा उसके पास एक सूटकेस है। इसके अलावा 2 बड़े बड़े पुराने से थैले भी हैं। मुझे लगा कि शादी के बाद तो सभी लड़कियां नए सामान लेकर मायके से आती हैं। यह पुराने से 2 थैली लेकर क्यों आई है? मेरे घर का नौकर उन थैले को भी अपने हाथ में थाम रखा था। मैंने बोला, मुझे दो, मैं रख देती हूँ। तभी मेरी देवरानी उसे अपने हाथ में ले लेती है और बोलती है, दीदी आप रहने दीजिए, मैं खुद ही रख देती हूँ। उसका इस तरह से बोलना मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं सोच रही थी कि क्या मैं इनके थैले को लेकर भाग जाऊंगी। मैं इन पुराने सड़े हुए थैले का क्या करूंगी जो वह ऐसा व्यवहार कर रही है। खैर फिलहाल यह बात आई गई हो गई। उसकी शादी के 2 दिन बाद ही जब मैं उसके कमरे में किसी काम के लिए गई तो उस वक्त कमरे में नहीं थी। तभी अचानक से मेरी नज़र उन थैलों पर पड़ गई जो कोने में रखे थे। मैंने चुपके से उन्हें खोला और देखा कि उसमें फटे पुराने कपड़े हैं। मैंने सोचा, मेरी देवरानी पागल तो नहीं है, वह फटे पुराने कपड़ों को अपने साथ क्यों लेकर आई है। तभी मेरी सास ने मुझे आवाज़ दी और मैं कमरे से बाहर आ गई। मेरी सास चिल्लाकर बोल रही थी, अरे बहू, आज तूने खाने के लिए रोटियां नहीं बनाई क्या? मैंने बोला, बनाई हूँ माँ जी। तो तूने उसे आज कहाँ छुपा कर रख दिया है? मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और तुमने आसपास नजर नहीं आ रही थी तो मैं खुद खाना निकालने के लिए चली गई, पर मुझे कहीं भी रोटियां नहीं मिली। यह सब सुनकर मैं बिल्कुल अवाक रह गई। मैं खुद किचन में गई। सचमुच मैंने जिस बर्तन में रोटियां रखी थी वह पूरी की पूरी खाली थी। हम दोनों का शोर सुनकर मेरी देवरानी और मेरी ननद दोनों वहां पर आ गई और बोली, हमें बहुत भूख लगी थी, हमने सभी रोटियां खा ली। मैंने बोला, क्या इतनी सारी रोटियां तुम दोनों ने मिलकर खा ली? मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि सिर्फ ये दोनों मिलकर पूरे परिवार की रोटियां अकेले कैसे खा सकती है। खैर जो भी था, मैंने नौकर से बोलकर फिर से सभी के लिए रोटियां बनवाई। वैसे मेरी देवरानी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वह हर काम में मेरी मदद भी किया करती थी। वह मुझे अपनी बड़ी बहन के समान समझती थी और मुझे इज्जत भी दिया करती थी, पर कभी कभी उसका व्यवहार मुझे शक करने पर मजबूर कर देता था। वह बाहर तो कोई काम
बता कर जाती, पर जब वह वापस लौटती तो उसके हाथ में वही दोनों पुराने थैले होते। और कई बार मैंने गौर किया था कि वह जाते समय भी कई बार वह उन थैलों को अपने साथ लेकर जाती थी। इधर मेरी ननद सवरा का व्यवहार आजकल कुछ अलग ही लगता था। आज फिर से मैं जब छत पर किसी काम से गई तो मुझे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऐसा लगा कि सवरा आज फिर किसी से फोन पर बात कर रही है। मैंने थोड़ा सा ऊपर गई तो मुझे सुनाई पड़ा कि तुम चिंता मत करो, मैं तभी सामान लेकर समय पर आ जाऊंगी। उसकी यह सारी बातें सुनकर मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। मैंने सोचा कहीं सवरा का किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा है। आखिर वह किस सामान को लेकर आने की बात कर रही है और वह कहाँ किसके साथ जाने वाली है। अभी तो उसकी कॉलेज की छुट्टियां भी चल रही हैं। यह सब सुनकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया और मेरी धड़कन भी तेज हो गई। मैंने यह बात अपने पति को बतलाई तो उन्होंने मुझे बोला, थोड़ा सा घर पर ध्यान रखा करो। वैसे सवरा ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन वह भी बच्चे कब किसी की बातों में आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए तुम बड़ी होने के नाते इस घर की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाया करो। मैं तो पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ, मैं क्या क्या देखूंगा। मैंने बोला ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखने की कोशिश करूंगी। उसके बाद मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई तो देखा मेरी देवरानी और ननद दोनों कहीं बाहर से आई रही है। मैंने पूछा तुम लोग कहाँ गई थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम दोनों पार्लर गए थे। मैंने बोला परसों ही हम लोग पार्लर गए थे और आज फिर से। इस पर मेरी देवरानी बोली, दीदी उस दिन सवरा सिर्फ हेयर कट के लिए गई थी, पर आज उसे वैक्स करवाना था। मैंने बोला अच्छा। तभी अचानक मेरी नज़र उनके हाथ पर गई। दोनों ने वही थैले अपने हाथ में पकड़ रखे थे जो मेरी देवरानी अपने मायके से लाई थी। तभी मेरी बेटी दौड़ते दौड़ते आई और बोली, मम्मी मुझे खाना दीजिए, भूख लगी है। मैं जल्दी से किचन में गई और उसके लिए खाना निकालने लगी। मैंने 2 रोटी प्लेट में रखी और सब्जी लेने के लिए पैन का ढक्कन हटाया तो यह देखकर मैं दंग रह गई कि पैन में तो सब्जी ही नहीं है, जबकि घर में अभी तक किसी ने भी खाना नहीं खाया था। मैं तो अपना सर पीट ली, आखिर मेरे घर में क्या हो रहा था। कभी सब्जी गायब हो जाती है तो कभी रोटी गायब हो जाती है। ऊपर से सवरा और सीमा दोनों की हरकतें भी बड़ी अजीब थी। यह सब सोच सोचकर तो मेरा दिमाग ही खराब हुआ जा रहा था। मैंने इनडायरेक्ट रूप में सीमा से पूछा, तुमने खाना खा लिया क्या? उसने बोला, हाँ दीदी, सब्जी बहुत अच्छी लगी थी इसलिए मैंने पूरी सब्जी खा ली, आप लोगों के लिए तो बची ही नहीं। मैंने फिर से अपना सिर पीट लिया। कोई अकेले केवल सिर्फ सब्जी कैसे खा सकता था, वह भी इतनी सारी? क्या उसे पूरी सब्जी खाने से पहले हमने से किसी के बारे में ध्यान नहीं आया? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यह सभी चीजें मेरी समझ से बाहर थी कि इसलिए मैंने सोचा अब मुझे सवरा और सीमा दोनों पर नजर रखनी होगी। आज मेरी देवरानी किसी काम से बाजार गई जब वह वापस घर लौटी तो वह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने उससे पूछा, तेरे पैर में क्या हुआ है? तो उसने नजर चुराते हुए बोला, कुछ नहीं दीदी, थोड़ा पैर में दर्द है। उसके बाद वह अपने कमरे में चली गई। पर मुझे ताज्जुब उस वक्त हुआ जब 2 घंटे के बाद मेरी ननद कॉलेज से वापस आई और वह भी सीमा की तरह ही लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने उससे भी पूछा तो उसने भी मुझे वही जवाब दिया जो सीमा ने दिया। अब तो पानी सर से ऊपर से निकल रहा था। मैंने पूछा, तुम दोनों सच सच बताओ, आखिर क्या बात है? मैं इस घर में बड़ी हूँ और मेरे पति ने यह जिम्मेदारी दी है कि मैं पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊं। कल को उन्हें यह सब बातें पता चलेगी तो वह सोचेंगे कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागती हूँ, घर पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। मम्मी पापा की भी अब एज हो चुकी है, उन्हें तो आधी चीजें दिखाई सुनाई भी नहीं देती हैं। वह घर का कितना ध्यान रखेंगे? इसलिए तुम दोनों मुझे सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों के पैर में एक ही दिन एक ही समय दर्द हो? इसके अलावा कभी किचन से पूरी रोटियां गायब हो जाती हैं, कभी पूरी की पूरी सब्जी ही गायब हो जाती है। पूछने पर भी तुम लोग कोई सही जवाब नहीं देती।
इसके अलावा कभी कभी तुम दोनों के हाथ में वही पुराना थैला होता है जो सुधा अपने मायके से लेकर आई थी। आखिर इन सब का क्या चक्कर है? दोनों मेरी बातें सुनकर डर के मारे काँप रही थी और घबरा रही थी। उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाभी की बात का हम क्या जवाब दें। मेरी ननद ने बोला, भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमें गलत समझ रही हैं। मैं भी आज जिद पर पकड़ रखी थी कि मैं आज सच्चाई उगलवा कर ही मानूंगी। तभी मेरी देवरानी बोली, दीदी आप मेरे साथ चलिए, सारी सच्चाई मैं बताती हूँ। उसके बाद हम दोनों गाड़ी में लगभग 1 किलोमीटर आगे गए। सीमा के कहने पर हमारी गाड़ी एक अनाथ आश्रम के बाहर रुकी। मैंने सवरा से बोला, तुम लोगों ने गाड़ी किस अनाथ आश्रम के बाहर क्यों रुकवाई है? तभी उन दोनों ने बोला, आप आइए तो सही, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मैं जैसे ही अंदर प्रवेश की मैंने देखा कि वहाँ की लड़कियाँ वही कपड़े पहने हुए थी जो सीमा अपने मायके से अपने साथ लाई थी। मैं देखते ही पहचान गई। सीमा ने बोला, दीदी मैं शादी से पहले से सारे कपड़े अपने साथ लेकर आई थी ताकि मैं उसे गरीबों में बांट सकूं। मुझे मायके में टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैं उन कपड़ों को अपने साथ लेकर आ गई थी। उसके बाद सवरा बोली, भाभी उस दिन जब आप छत पर आई थी तो मैं इसी अनाथ आश्रम से फ़ोन आया था। मैं हर महीने ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो पैसे कमाती हूँ इसी अनाथ आश्रम में उसका 10% दान करती हूँ। मैं दान देने के बाद रसीद लेना भूल गई थी। रसीद में यह लोग नाम पता भी लिखते हैं और इसी के लिए उन्होंने मुझे रात को फ़ोन किया था। फिर उसने आगे बोला, सीमा भाभी और मैं दोनों मिलकर इस लोगों की कुछ मदद करते हैं। उस दिन जब रोटी और सब्जी गायब हो गई थी उसकी वजह यह थी कि यहाँ के बच्चे भूखे थे। उस दिन इनके खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पाया था तो मैं और भाभी एक दिन रोटी लेकर आए थे और एक दिन सब्जी। जितने लोग भी इस अनाथ आश्रम से जुड़े हैं सभी अपने घर से बना हुआ कुछ न कुछ खाना लेकर आते रहते हैं। हमने घर में किसी को इसलिए नहीं बताया कि पता नहीं घर के लोग जान जाएंगे तो ये हमें यह काम करने देंगे कि नहीं। उन दोनों की बातें सुनकर तो मैं बिल्कुल हैरान थी। सचमुच में उन दोनों को क्या बोलती, यह तो एक नेक कार्य था। मैं तो अपनी दुनिया में खोई रहती थी। कभी सेवा के इस रूप को मैंने समझने और जानने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन आज सवरा और सीमा की बातों ने मेरी भी आंखें खोल दी थी। तभी मैंने दोनों से पूछा कि उस दिन तुम दोनों एक साथ क्यों लंगड़ा कर चल रही थी? उस पर सवरा बोली, भाभी जब हम एक दिन अपने घर से खाना लेकर घर आ रहे थे तो एक कुत्ता खाने की महक की वजह से हमारे पीछे पड़ गया। हम दोनों डर के मारे तेजी से दौड़ पड़े। अचानक ही हमारे दोनों के पैर एक बड़े से पत्थर से टकरा गया और हम गिर पड़े, जिसकी वजह से हम दोनों को चोट लग गई थी। मैं आश्चर्य भरी नज़रों से उन दोनों को देख रही थी और मैंने भी यह प्रण लिया कि इस नेक कार्य में मैं भी उनकी मदद करूंगी। अपने लिए ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है, पर ज़िंदगी जीने का असली मज़ा तो तब आता है जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं और तब हमें जो खुशी मिलती है उसकी तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं की जा सकती। धन्यवाद दोस्तों। आपको कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना।